हेलो गाइस। आप देख रहे हैं ओटीजी एकेडमी। वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वरना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन को सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, जो कि हम लोअर स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। और हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, जो कि सिर्फ अर्थ के दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं, दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है। हम सब ने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी कि सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अपने किसी और एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहे थे। तभी ट्री के ऊपर से एक एप्पल जमीन पर गिरा और तभी उन्होंने सोचा कि एप्पल वर्टिकली क्यों गिरा, हॉरिजॉन्टली भी गिर सकता था या हवा में फ्लो भी तो कर सकता था। तो बहुत सोचने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट करता है बाय अ सर्टेन फोर्स, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है: मूवमेंट और टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स ऑफ ग्रेविटी इन फॉलिंग ऑफ बॉडीज टू द अर्थ। मतलब इसमें मूवमेंट किसका हो रहा है? अर्थ का मूवमेंट हो रहा है। फॉल कौन कर रहा है? सॉरी, मूवमेंट किसका हो रहा है? एप्पल का मूवमेंट हो रहा है। और फॉल कौन कर रहा है? एप्पल कर रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ मास किसका लग रहा है? अर्थ का लग रहा है। तो यही सबसे करेक्ट डेफिनेशन है, जिसे बहुत सारे बुक में भी कहा गया है, जिसे आप रिफर कर सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपको पेज नंबर 2 पे है। आपको पेज नंबर 2 पे ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा रहेगा, उसमें इंट्रोडक्शन टू अ साइंटिस्ट दिखाया हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि सर आइजैक न्यूटन रिसेंट टाइम के बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने लॉ ऑफ मोशन, लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थियरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में उनकी बुक प्रिंसिपिया में लिखी थी। उनके बुक लिखने से पहले कैपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन को डिस्क्राइब करते हुए 3 लॉ दिए थे। उस जमाने में कैपलर्स लॉ किसी को मालूम नहीं था, तो न्यूटन को ग्रेविटी के थियरी की वजह से कैपलर्स ने अपने लॉ को मैथमेटिकली डिराइव कर लिया। न्यूटन ने लाइट, हीट, साउंड और मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन्होंने एक मैथमेटिक्स की ब्रांच जिसका नाम कैलकुलस है को इन्वेंट कर दिया। कैलकुलस आप लोग 11th स्टैंडर्ड या 12th में पढ़ने वाले हो। उन्होंने
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को इन्वेंट किया, जो कि वो पहले साइंटिस्ट थे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को इन्वेंट करने वाले। आप लोग को लग रहा रहेगा कि मैं ये इंट्रोडक्शन का पार्ट क्यों सिखा रहा हूँ, बट इंट्रोडक्शन टू अ साइंटिस्ट से बोर्ड में सवाल आते हैं जो कि लगभग 2 मार्क्स के रहते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर करेगा, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट ए है तो उसका फाइनल पोजीशन भी ए ही होगा। तो उसे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो चलिए उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को कवर करेगा तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब जानते हैं सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल का मतलब इधर दिया हुआ है। सेंट्रीपिटल मीन्स दैट सेंटर सीकिंग, दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, और वो ऑब्जेक्ट सेंटर में जाने को ट्राई करता है, सेंटर में जाने की कोशिश करता है, जैसा कि यहां दिखाया हुआ है, उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर में जाने का ट्राई करे, सर्कुलर मोशन में रहेगा ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर में जाने का ट्राई करे और वो सेंटर में जाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि यहां डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन में दिया हुआ है a force act on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle is called centripetal force। तो ये डेफिनेशन से ही साफ हो जाता है कि सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स का मतलब क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ये रहा वो डायग्राम, इसको मैं पेन से मार्क कर दे रहा हूं। तो इस डायग्राम में बताया गया है कि एक लड़की ने एक थ्रेड से स्टोन को टाई किया है। थ्रेड वो जोर जोर से घुमा रही है और वो फोर्स लगा रही है सेंटर से, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और स्टोन सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। आपके सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में 3rd पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। चाहिए तो मैं उसका आंसर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके उसे देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम्स में।
तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ से पहले हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स क्या होता है। तो इलिप्स क्या होता है? अगर एक इंक्लाइंड सरफेस से हम लोग सीधे काटे तो वो सर्कल बन जाता है, और अगर इंक्लाइंड सरफेस से थोड़ा टेढ़ा काटे तो इलिप्स बन जाता है। मतलब आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एन इलिप्स इज अ कर्व obtained when a cone is cut by an inclined plane। इलिप्स के पास दो फोकल पॉइंट रहते हैं जिसको हम लोग फोकाई बोलते हैं। फोकाई। तो क्या बोला गया है? बोला गया द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। मतलब अगर हम लोग AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। मान लीजिए अगर हम लोग एक और कोई पॉइंट ऐसा ड्रॉ करें, मान लीजिए इसको हम लोग D पकड़ते हैं, तो क्या रहेगा? DF1 प्लस DF2 इज इक्वल टू AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2, ये रहेगा। तो ये इसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है आगे कि F1 एंड F2 क्या है? फोकल पॉइंट्स है इलिप्स के। बस ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। बस अब चलते हैं हमारे केपलर्स फर्स्ट लॉ के ऊपर। आपको ये तो इलिप्स तो समझ में आ गया रहेगा। अब चलते हैं हम लोग केपलर्स लॉ के ऊपर। तो केपलर्स लॉ, तो केपलर्स फर्स्ट लॉ से पहले थोड़ा हम लोग को बेसिक पढ़ना रहेगा। तो बेसिक कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि जब एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेटरी मोशन एब्जॉर्ब एंशिएंट टाइम से कर रहे थे, गैलीलियो से पहले सारे ऑब्जर्वेशन अपनी खुद की आंखों से करते थे, कोई भी टेलीस्कोप अवेलेबल नहीं था। तो 16th सेंचुरी में बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो गया अबाउट प्लैनेटरी मोशन। तो जोहानी केपलर ने क्या किया? वो सारे डाटा को उठाया और स्टडी किया। तो उसने नोटिस किया कि मोशन ऑफ द प्लैनेट फॉलो सर्टेन लॉस। मतलब प्लैनेट जब मोशन में रहता है तो वो कुछ लॉ फॉलो करता है। इसी से उसने अपने 3 लॉ निकाले, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। तो अब हम लोग केपलर्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, मान लीजिए प्लैनेट इधर से मूव कर रहा है, हाँ, तो ऑर्बिट है जो प्लैनेट का, वो कौन से शेप में रहेगा? इलिप्स के शेप में रहेगा। और सन जो रहेगा, ये दोनों फोकस में से किसी एक फोकस में रहेगा। या तो वो F1 में रह सकता है या F2 में रह सकता है, किसी में भी रह सकता है। तो वो ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। बताया गया ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। ऑर्बिट प्लैनेट का इलिप्स शेप में रहेगा और सन ये दोनों में से किसी एक फोकस में रहेगा। तो अब चलते हैं केपलर सेकंड लॉ के ऊपर। तो केपलर सेकंड लॉ में क्या बताया गया है? केपलर सेकंड लॉ में बताया गया है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब
ऐसे जो है वो लाइन सन से प्लेनेट को ज्वाइन कर रहा है। हाँ, तो प्लेनेट को, ये प्लेनेट है, इसको ए से लेके बी जाने तक टी टाइम लगता है, और जब बी से लेके सी जाता है फिर सी से लेके डी जाने पे टी टाइम भी लगता है, और ई से लेके, ये आपको दिख नहीं रहा रहेगा, ई से लेके एफ जाने में भी टी टाइम लगता है। तब ये सबका जो एरिया रहेगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया सब इक्वल रहेगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ए बी, एस डी सी, एस एफ ई, एस एफ ई, ये तीनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बस कैपलस सेकेंड लॉ में इतना ही दिया हुआ है। तो अब हम लोग कैपलस थर्ड लॉ में जाएंगे। तो कैपलस थर्ड लॉ थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड्स में आते हैं। कैपलस थर्ड लॉ का क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक जब प्रिंट हुआ था उस साल के बच्चों को पूछा गया था कैपलस थर्ड लॉ के क्वेश्चन के बारे में। तो कैपलस थर्ड लॉ में आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग चलेंगे कैपलस थर्ड लॉ के ऊपर। तो कैपलस थर्ड लॉ में क्या बोला गया है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। मतलब जो टाइम पीरियड लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को प्लैनेट को, हाँ, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को जो प्लैनेट को टाइम पीरियड लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी मान लेंगे। हाँ, टी क्या बोल रहा है, उसका स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, द क्यूब मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस क्या रहेगा, एस से लेके ए तक के बीच का जो मीन डिस्टेंस रहेगा वो R1 रहेगा। एस से लेके बी तक का जो मीन डिस्टेंस रहेगा वो R2 रहेगा। एस से लेके सी तक का जो मीन डिस्टेंस रहेगा वो R3 रहेगा। एस से लेके डी तक का जो मीन डिस्टेंस रहेगा R4 रहेगा, और एस से लेके ई तक जो डिस्टेंस रहेगा उसका R5 रहेगा। एस से लेके एफ तक जो डिस्टेंस रहेगा उसका R6 रहेगा। तो सबका मीन हम लोग को निकालना है। पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो टोटल मीन क्या रहेगा, R रहेगा। लेकिन उसमें क्या बोला है, क्यूब बोला है, तो ये R क्यूब, जैसा कि यहां बताया गया है। यहां पूरा अच्छी तरीके से बताया गया है एकदम, कि स्क्वायर ऑफ द रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन डिस्टेंस। मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। अब आर क्यूब क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो आर क्यूब अगर नीचे चला गया तो ये आगे जाके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कांस्टेंट को हम लोग के बोलेंगे। तो कैपलस ऑब्टेन दिस लॉ सिंप्लीफाई स्टडीज ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्टेन बाय द रेगुलर ऑब्जर्वेशंस। कैपलस ऑब्टेन दिस लॉ सिंप्लीफाई बाय द स्टडी ऑफ रेगुलर ऑब्जर्वेशन। कैपलस ने ये लॉ सिंपल ऑब्जर्वेशन से बनाया। तो इसके he had no explanation why the planet obey this law। उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये लॉ क्यों प्लैनेट ओबे करता है। तो न्यूटन ने उसकी मदद की और उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया, हाँ, तो थियरी ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए इस वीडियो पे 1K लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मैं इसी हफ्ते इसका अगला पार्ट की वीडियो डाल दूंगा।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मैं वीडियो के बारे में पहले बताता हूँ। फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से। थैंक यू।